गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 26 सितंबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्ट चीता को 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के बाद हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा, स्टेटस क्या रहा, क्या दिक्कतें रही उसमें, क्या हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आसाम के अंदर कुछ साल पहले एक शर्मा कमेटी बनाई गई थी। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे, तब इसको बनाया गया था और इसने कुछ सजेशंस वहाँ पे दी थी, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया है। काफ़ी समय से लेबनान इजराइल के ऊपर मिसाइल्स वगैरह डाल रहा था, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, तो फाइनली इजराइल ने उसका जवाब दे दिया है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। लेबनान के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में ज्योग्राफी लोकेशंस के रिगार्डिंग ठीक ठाक सवाल आ जाते हैं। मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क क्या है? अमेरिका ने और उसके कुछ खास दोस्तों ने मिलकर कुछ साल पहले बेसिकली एक नेटवर्क बनाया था, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया फाइनली इसका मेंबर बन चुका है। उसके अलावा मैप्सिक क्रेटर क्या है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइंड आउट किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी अच्छा टॉपिक है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, चाइना ने 40 साल के बाद एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा घोस्ट शार्क, एक नया स्पीसीज डिस्कवर किया गया है पैसिफिक ओशन के अंदर नियर न्यूजीलैंड, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधा। प्रोजेक्ट चीता, तो भैया आज से 2 साल पहले सितंबर 17 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था और उस समय हम लोगों ने नामीबिया से चीताज को इंडिया में ट्रांसलोकेट किया था। 2 बार चीता मंगाए गए थे, 8 चीता एक बार मंगाए गए थे और 12 चीता एक बार मंगाए गए थे। टोटल हमारे पास 20 चीताज थे। कहाँ पे बुलाए गए थे भैया? क्यूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया था। अब हुआ ये, देखिए चीताज की जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वैसे भी हाई रहती है। ऐसा नहीं है कि चीते लोग इंडिया में ही मर रहे हैं, अफ्रीका में भी खूब चीते मरते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, वो एक बात अलग है कि भाई आप उसको एक नए क्लाइमेट में लेके आओगे, एक नई जगह पे लेके आओगे, तो मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई थी कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटीज़ हैं, इनके बीच में प्रॉपरली आपस में कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, कुछ फंड की मिसमैनेजमेंट भी हुई है। उन सब चीज़ों को अगर वो मिला दें हम लोग, तो हमारे यहाँ पे फिलहाल जो स्टेटस है वो ये है कि 24 चीताज हैं। 12 जो चीता है वो अडल्ट है और 12 जो चीता के बच्चे हैं, बेसिकली कब्स जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। 20 एडल्ट चीता जो हम लोग ने शुरू में मंगवाए थे, उनमें से 8 की डेथ हो चुकी है, 12 अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो 40% मोर्टेलिटी रेट है। यूजली चीता के अंदर 20 से 25% का मोर्टेलिटी रेट रहता है, तो इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अगर हम लोग कब्स की बात करें, टोटल 17 कब्स बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5 मर गए और 12 अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो टोटल मिला के फिलहाल हमारे पास 24 चीताज हैं। इसकी एक खास बात यह है कि ये जितने भी चीताज हैं ना, अभी हम लोगों ने इनको ओपन जंगल में छोड़ा ही नहीं है, अभी एनक्लोजर में ही है। जैसे ही इनको हम लोग ओपन जंगल में छोड़ने की कोशिश करते हैं ना कुछ वजह से मर जाते हैं। कभी कॉलर की वजह से इन्फेक्शन हो गया, कभी कुछ ना कुछ हो गया, तो दिक्कत आ रही है। तो कोशिश की जा रही है कि अगले साल 2 साल के अंदर हम इनको ओपन जंगल के अंदर बेसिकली छोड़ सकते हैं। तो चैलेंज क्या क्या फेस कर रहा है इंडिया इन चीताज को मैनेज करने में? सबसे बड़ी बात तो मोर्टेलिटी रेट, जो कि काफ़ी हाई है। 20 से 25% तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन 40% के आसपास भाई मोर्टेलिटी रेट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। तो क्यूनो नेशनल पार्क में दिक्कत ये है कि वहां पे जो प्रे बेस है ना, वो थोड़ा छोटा है। देखिए क्यूनो नेशनल पार्क में लेपर्ड की संख्या भी बहुत ज्यादा है। लेपर्ड और चीता एक ही सोर्स के लिए फाइट करते हैं, जिसमें मान लो आप डियर या कुछ और मान के चलिए आप लोग। तो लेपर्ड की संख्या ज्यादा होने की वजह से इन चीताज के लिए फूड वहां पे कम है। तो अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर ही एक साइट हम लोगों ने फाइंड आउट की है कि जहां पे हम लोग इन चीताज को थोड़ा सा वहाँ पे रिलोकेट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ताकि क्यूरो नेशनल पार्क के ऊपर जो प्रेशर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो कोशिश चल रही है। अभी तक आपको मैंने बता ही दिया कि एनक्लोजर के अंदर ही है, पूरे जंगल भी इसको हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। उसके अलावा कुछ और भी दिक्कत भी आ सकती है, जैसे हम लोग इसको नामीबिया से लेके आए, वहाँ पे सीजन थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट रहता है, वहाँ की वेजिटेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, उस वेजिटेशन का जो न्यूट्रिशन होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। नामीबिया के अंदर उनके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादातर डियर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो वो जो बायो रिदम कॉम्प्लिकेशन है, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जाने का, भाई हज़ारों किलोमीटर आप एक नई जगह पे जाते हो, तो एडजस्ट करने में समय लगता है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नज़र आता है। और लेपर्ड का मैंने आपको बता ही दिया, वो चीज़ें हैं। तो अभी प्लान हम लोग ये कर रहे हैं कि
जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे हम लोग 6 to 8 चीताज को रीलोकेट करेंगे। एक इंडिया में हम लोग कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात में। गुजरात में एक स्पेशल तरह की ग्रासलैंड पाई जाती है जिसे बन्नी ग्रासलैंड कहते हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने कुछ हफ्ते पहले किया भी था। इस ग्रासलैंड के अंदर हम लोग कुछ चीताज की ब्रीडिंग सेंटर बनाएंगे। ब्रीडिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि हम लोग वहाँ पे चीता को लेके जाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे, और जब एक बार ठीक ठाक ग्रो करने लगते हैं तो उनको फिर जंगल में छोड़ देते हैं ब्रीडिंग करवाने के बाद। तो ये हम लोग उसमें कर सकते हैं। चलिए, विप्लव शर्मा कमेटी। तो विप्लव शर्मा कमेटी 2019 में बनाई गई थी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किया गया था और उसके अगेंस्ट में पूरे इंडिया में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे थे। और आसाम के अंदर ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि आसाम के अंदर आप मान के चलिए बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेशन है बहुत ज़्यादा हुई है। तो आसाम के जो लोगों की हमेशा से डिमांड रही है कि भाई आसाम के लोकल कल्चर, आसाम की लोकल लैंग्वेज, आसाम की डेमोग्राफी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। और उस समय 1970s का वो दौर था, तब वहाँ पे ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने खूब सारे प्रोटेस्ट किए और एक आसाम अकॉर्ड जो है वो उसको साइन किया गया था 1984 के अंदर। आई थिंक 76 है 84, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। एक आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। उस आसाम अकॉर्ड के अंदर ये कहा गया था कि जो इलीगल माइग्रेशन होता है आसाम में फ्रॉम बांग्लादेश, उनसे आसाम के कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, उसकी डेमोग्राफी को भी प्रोटेक्ट करना है। उस आसाम अकॉर्ड के अंदर एक क्लोज डाला गया था, क्लोज 6, ठीक है। अब जब विप्लव कमेटी बनाई गई थी, शर्मा कमेटी 2019 में, इसको एक स्पेशल टास्क दिया गया था अबाउट क्लोज 6। बेसिकली टास्क ये दिया गया था कि आप वो सब रिकमेंडेशन दीजिए जिससे आसाम के लोकल कल्चर को, लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन को, लोकल लैंग्वेज को बचाया जा सके, उसकी कंजर्वेशन की जा सके। उसके लिए विप्लव शर्मा कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, 50 के लगभग रिकमेंडेशन थी। अभी आसाम की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि वो विप्लव शर्मा कमेटी की सभी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे। उनमें से कुछ रिकमेंडेशन ऐसी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से इंप्लीमेंट कर सकती है, कुछ ऐसी हैं जो जिससे उसको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर कर सकता है। तो स्टेट ने, उन्हें आसाम की सरकार ने फिलहाल ये कहा है कि हम लोग उन सभी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो कि आसाम की गवर्नमेंट के बेसिकली वो कर सकती है, उसके सब्जेक्ट के अंदर आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। ये बेसिकली पूरे का पूरा आर्टिकल था 1979 से लेकर 1985 के अंदर आसाम अकॉर्ड हुआ था बेसिकली। उस समय 5-6 साल तक वहाँ पे भयंकर प्रोटेस्ट चले थे, तब ये आसाम अकॉर्ड हम लोगों ने किया था। उस आसाम अकॉर्ड के अंदर एक जो प्रोविजन था वो ये था कि भाई इंडिजिनस लोग कौन हैं और फॉरेनर्स कौन हैं। ये सवाल बहुत बड़ा था। फॉरेनर यानी कि जो कि बाहर से आए हैं। 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सब वॉर, उस समय सॉरी बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। बांग्लादेश के अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मिलियंस की संख्या में लोग जो है इंडिया की तरफ आ रहे थे। शुरुआत में तो वो लोग टेम्प्रेरी शेल्टर के लिए आए थे, लेकिन बाद में उनमें से बहुत सारे लोग वापस गए नहीं, यहीं पर रह गए। तो उस असम अकॉर्ड के अंदर ये कहा गया भाई लोग फॉरनर कौन होंगे। वो लोग फॉरनर होंगे जो मार्च 24 1971 के बाद आसाम में आए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डजेंट मैटर। अगर आप इस डेट के बाद आसाम के अंदर एंट्री की हो भैया बाहर से, तो आप फॉरनर्स हो, ठीक है। ये उस समय कैटेगराइज उस समय किया गया था। तो जो क्लोज 6 है आसाम अकॉर्ड के अंदर, उसका बेसिकली पर्पस यही है कि लोकल कल्चर, सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हेरिटेज जो आसाम के लोगों की है उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन आसाम के अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को मैनेज करने का काम होता है 6 शेड्यूल के अंदर। और एक वहाँ पे बराक वैली है जो कि जहाँ बराक वैली को लेके भी अलग से रूल्स बने हुए हैं, जो वहाँ की इंडिजिनस लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे फिलहाल ये क्लॉज 6 इंप्लीमेंट नहीं होगा आसाम के अंदर, क्योंकि ये सेंट्रल टेरिटरी में आता है। सेंटर कर सकता है तो करेगा, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। बाकी सारे आसाम के अंदर ये जो रिकमेंडेशन है वो इंप्लीमेंट होने वाली है। तो कौन है भैया एसएमईज लोग, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये डिसाइड किया जाएगा अभी। इसके लिए कंडीशंस पहले से डिसाइड हो चुकी हैं। तो 1951 एक बेस ईयर माना गया है और उसके बाद 1971 के बाद में जो लोग आए हैं, तो रियल एसएमईज कौन है भाई? वो लोग जो सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सभी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 1/1/51 मतलब 1 जनवरी 1951, ठीक है, उस दिन या उससे पहले आसाम में रह रहे थे, वो सब लोग एसएमईज हैं।
और कोई इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी जो 1 जनवरी 1951 को या उससे पहले आसाम के अंदर रह रही हैं, या कोई और कम्युनिटी इधर उधर से आती हैं, या और कोई सिटीजन है इंडिया के जो कि यहाँ से आते हैं, या फिर इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए 1951 1 जनवरी 1951 के समय जो लोग आसाम में थे या उससे पहले आसाम में रह रहे थे, उनको असमीज माना जाएगा। आप हरियाणा से भी हो सकते हो, गुजरात से भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप इस डेट के दिन या इससे पहले आसाम में थे तो यू आर एसमीज, और उनके जो बच्चे होंगे, जो डिसेंडेंट्स होंगे, वो भी एसमीज होंगे। फोनर किनको कहा गया है, जो कि 24 मार्च 1971 को के बाद में जो लोग आसाम के अंदर एंट्री किए हैं वो सब फॉरनर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो ये जो बिप्लग शर्मा की कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो अभी मानी जाएंगी। इसमें कुछ रिकमेंडेशन थोड़ी सी आपको अजीब व गरीब लग सकती हैं, लेकिन सरकार ने भी कहा है कि भैया वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 371B है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर भी शायद कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे, क्योंकि ये स्टेट ऑफ आसाम को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। बिप्लव शर्मा कमेटी क्या कहती है? कमेटी ये कहती है कि भाई आसाम के अंदर जो आसाम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर 80% टू 100% जो रिजर्वेशन है वो एसमीज लोगों को होनी चाहिए। एसमीज लोग कौन? ये वाले 1951 या उससे पहले वाले, इनको आप रिजर्वेशन दीजिए, ये कहा गया। बिप्लव शर्मा कमेटी ने यह भी कहा कि जो आसाम के अंदर एक अपर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक अपर हाउस बनाया जाए, लोअर हाउस एक अपर हाउस, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होती है ऐसी हमारे स्टेट के अंदर जो है विधानसभा विधान परिषद होती है, तो एक अपर हाउस बनाया जाए। इस अपर हाउस के बनने से ये होगा कि जो अलग अलग इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं आसाम की, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। उसके अलावा जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो जॉब्स होती हैं आसाम के अंदर, यहाँ पे 80% टू 100% जो रिजर्वेशन है वो आसाम के लोगों को हो। ठीक है, उसके अलावा इनर लाइन परमिट, अगर कोई नॉन एसएमईज पर्सन आसाम के अंदर एंट्री कर रहा है तो भैया वो बिना परमिशन के नहीं आ सकता, जैसे कई इंडियन स्टेट्स के अंदर, जैसे नागालैंड के अंदर है और अरुणाचल प्रदेश में है, आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, आप वो सब करिए। उसके अलावा आसाम के अंदर कुछ रिवराइन आइलैंड्स होते हैं जिसे 4 कहा जाता है, जो क्योंकि आसाम के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, स्पेशली ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, तो कहीं कहीं ना कुछ कुछ आइलैंड्स बनाती हैं। और आप देखो कि जो लोग बांग्लादेश से आए थे तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है यहीं पे सेटअप हो गए थे। अब ये ना मतलब बहुत स्टेबल लैंड नहीं होती हैं, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो बहुत जो पिछड़े वर्ग है बेसिकली वो यहाँ पे रहता है, खासकर जो बांग्लादेशी माइग्रेशन करके आए हैं। अभी आसाम की सरकार का ये कहना है कि जो 4 हैं, जो रिवराइंस हैं, एरियाज हैं, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, अगर वो चाहे तो यहाँ पे किसी को से को निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट लैंड है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की हैं। उसके अलावा जो टी गार्डन है आसाम के अंदर, जहाँ जो टी के बाग होते हैं, बागान होते हैं, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। उसके अलावा जो 1971 के बाद कुछ लोग आसाम में जो एंट्री किया है, इनको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविज़न जो है, और बिप्लव शर्मा कमेटी की भी रिकमेंडेशंस हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स भी हैं ये। तो आसाम के अंदर भी कुछ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट दोबारा से ज़रूर होंगे इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आप कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो ग्राउंड की रियलिटी है। ग्राउंड की रियलिटी है भाई, वहाँ पे मिलियंस की संख्या में फॉरेनर्स रहते हैं, टेक्निकली चीज़ें आप फॉरेनर्स कह सकते हो, और फिलहाल वहाँ की सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो चुके हैं, वहाँ की इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, जो लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी थी आसाम की, जो कल्चरल आइडेंटिटी थी, जो सोशल आइडेंटिटी थी, वो तो डेफिनेटली डिस्टर्ब हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए लेबनान के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। देखिए ये रहा भाई आपका लेबनान, और लेबनान के वेस्ट में पड़ता है मेडिटरेनियन सी, इसके साउथ में पड़ता है जी, आपको दिखेगा यहाँ पे इजराइल, और एक तरफ है इसके यहाँ पे सीरिया। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी कंट्री से घिरा हुआ है, कौन किस किस को टच करता है। लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है, बेसिकली एक कोस्टल सिटी है, और एक ज़माना हुआ करता था जब बेरूत को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। काफ़ी समय तक लेबनान के ऊपर फ्रांस का कंट्रोल भी रहा, और बेरूत एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था, पूरे यूरोप से, अमेरिका से लोग बेरूत आया करते थे, लेकिन फिर बाद में चीज़ें बदल गई। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो लेबनान के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ये वेस्ट एशिया के लेवांत रीजन में पड़ता है। यूपीएससी यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है लेवांत रीजन के बारे में। ठीक है, तो ये मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा, इसको जैसे इजराइल, सीरिया, लेबनान, इसको लेवांत कहते हैं हिस्टोरिकल लिटरेचर के अंदर। एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सीरिया, इजराइल एंड द मेडिटेरेनियन सी, जैसे कि अब हम लोगों ने देख लिया है। जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ
5 मिलियन ही लोग हैं बेरूत इसकी पॉपुलेशन। लेकिन ये जो पूरा एरिया ना बहुत हिस्टोरिकली बहुत एक्टिव रहा है हमेशा से, कुछ सिविलाइजेशंस यहाँ पे रही हैं। 5000 BC मतलब 7000 साल का आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलती है भाई। 3200 से लेके 539 BC तक इट वॉज अ पार्ट ऑफ द फिनिशिया, ठीक है, एक मैरीटाइम एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे। मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की बात हो रही है, उस समय यहाँ पे एम्पायर हुआ करते थे, ठीक है। बाद में वो खराब हो गए, गिर गए, मिट गए, कंकर कर लिए गए, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन बहुत सालों तक यहाँ पे एक मैरीटाइम एम्पायर रहा। रोमन, बेजाइंटाइन, इस्लामिक कैलिफेट यहाँ पे टाइम टू टाइम आते रहे, और वर्ल्ड वॉर 1 तक ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जब यूरोपियन पावर्स खासकर फ्रांस और ब्रिटेन जब ये जीत गए, तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसको तोड़ दिया गया और उसकी बहुत सारी टेरिटरी को डिवाइड कर लिया गया। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में 20-30 सालों के लिए, 25 सालों के लिए ये फ्रांस के कंट्रोल में रहा, और फाइनली 1943 में ये फ्रांस से इंडिपेंडेंट हो गया, इसको आज़ादी मिल गई। वो थोड़ा आपको याद रखना है। ये आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है कि लेबनान में कब सिविल वॉर हुआ, कब कन्फ्लिक्ट हुए, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। बट आपको बस ये थोड़ा याद रख लेना है कि ये फ्रांस के कंट्रोल में काफ़ी लंबे समय तक रहा। यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करके है बेसिकली। इससे पहले यहाँ पे काइंड ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ करती थी, जहाँ पे हर रिलीजियस ग्रुप को काइंड ऑफ एक रिप्रेजेंटेशन मिलता था। लेकिन बाद में लेबनान के अंदर क्या हुआ, लेबनान के अंदर जैसे हम लोग कभी कभी इंडिया में भी बात करते हैं ना कि भाई जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए, राइट। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जिसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना ही रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। लेबनान के अंदर यही हुआ बाद में। लेबनान के अंदर क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी की कम है। तो फ्रांस की सरकार ने एक रिजर्वेशन सिस्टम इशू कर दिया कि भाई जिसकी जितनी पॉपुलेशन है ना, जिसकी रिलीजन की, उसको उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में भी, आर्मी में भी, हर जगह। तो उससे दिक्कत पैदा हो गई। तो उससे क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे ग्रुप हुआ करते थे उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो गई और दूसरों की बढ़ गई, तो सोशल कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया लेबनान के अंदर। और आज लेबनान की हालत काफ़ी ख़राब है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब इसको अपर मिडल इनकम कंट्री कहा जाता था, लेकिन आज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ में आप कंसिडर कर सकते हो। तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी गिर गया है। लेकिन लेबनान हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। यूनाइटेड नेशंस का ये पार्ट है, अरब लीग का ये पार्ट है, वो सब करके है, ठीक है। तो यार कुछ कुछ चीज़ें आपने इसके बारे में थोड़ा सा याद रखनी है। अब बात आती है हिजबुल्ला की, जिसको लेके इश्यूज यहाँ पे फिलहाल चल रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से हिजबुल्ला टाइम टू टाइम इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा था। हिजबुल्ला एक शिया इस्लामिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप है बेसिकली, और ये लेबनान की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, कभी कभी अपोजिशन में रहते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप भी है और एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है। जब से हमास के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ है इसराइल का, तब से लेबनान कभी कभी बीच बीच में अटैक करता रहता है इसराइल को। हालांकि इसराइल भी जवाब देता रहता है, लेकिन अब इसराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और हिजबुल्ला को वो ख़त्म करना चाहता है। और इसी वजह से कल ही अटैक हुआ जहाँ पे 500 के लगभग लोग मारे गए, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उस पे जैसे आपको थोड़ा याद रखना है हिजबुल्ला के बारे में, ठीक है। एक शिया इस्लामिस्ट मिलिट्री ग्रुप है ये। चलिए, मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। तो बेसिकली बात ये है कि अगर आप लोग रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करोगे ना, रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर क्रिटिकल मिनरल्स, खासकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अब ये मान के चलिए 70 to 80% जो मोनोपोली है वो चाइना के हाथ में है, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो साउथ अमेरिका से निकलते हैं या अफ्रीका से निकलते हैं, मोस्टली वहाँ पे जो माइंस हैं वो चाइना के कंट्रोल में है भैया। और क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे स्पेस हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे मेडिसिन हो, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो जब से अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, यूरोप वर्सेस चाइना कह लीजिए, अमेरिका वर्सेस चाइना कह लीजिए, तब से दिक्कत आनी शुरू हो गई है। यूरोप और अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो चाइना के कंट्रोल में है, तो इसकी वजह से उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हुआ ये था कि 2022 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया गया था, एमएसपी जिसको आप कह सकते हो। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने मिलकर ये बनाया था। और इनका बनाने का पर्पज़ यही था कि भैया चाइना की जो हेजमनी है, जो मोनोपोली है, उसको कंट्रोल करना है। और ये कंट्रीज ने ये कहा था कि देखिए, ऐसा नहीं कि इन कंट्री के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें वो माइंस ना 40-50 साल पहले ही बंद कर दी।
बेसिकली, और अफ्रीका के अंदर जो पाई जाती हैं वो चाइनीज़ कंपनी के हाथों में चली गई। तो ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया था ये एमएसपी करके। उस समय इंडिया इसका फॉर्मल मेंबर नहीं था। अब फाइनली इंडिया को जो है इसका फॉर्मल मेंबर बना दिया गया है। इंडिया ने उस समय काफ़ी बोला इनको, भाई हमें बना लीजिए मेंबर, लेकिन बनाया नहीं गया था। उस समय पे हम लोगों ने टॉपिक किया था बेसिकली, और काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था हम लोगों ने अमेरिका के इस मूव को, यूरोप के इस मूव को। लेकिन फाइनली बना दिया गया है। क्योंकि देखिए भाई, आप अभी इंडिया को इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इंडिया की जो पार्टनरशिप है, इंडिया का जो रोल है वो थोड़ा कम हो, बट फिर भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और अगर आपको चाइना के अगेंस्ट में कुछ करना है तो आप इंडिया को साथ लेके चलना पड़ेगा, और ये उसका एक बिल्कुल एग्जांपल नज़र आता है। इंडिया ने ज्वाइन किया था 2023 में, लेकिन अब फाइनली हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। ज़्यादातर फोकस यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, लिथियम वगैरह के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि जो ईवी है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो पूरी इंडस्ट्री है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है भाई। ये बैटरी वैटरी तो इन्हीं से बनती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये मूव हम लोगों ने लिया था। चलिए, मैप्सिक क्रेटर। क्रेटर का मतलब ये होता है कि भाई जब कोई बहुत बड़ा मीटोराइट अर्थ से टकराता है तो उससे एक क्रेटर क्रिएट हो जाता है, गड्ढा, एक डिप्रेशन, है ना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसे आप लोग क्रेटर कहते हो। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली हुआ ये, एक क्रेटर मिला है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, एक नया क्रेटर डिस्कवर किया गया है। 600 किलोमीटर से बड़ा है ये क्रेटर, इतना बड़ा क्रेटर है ये मिला है वहां पे। अभी अभी इसकी डिस्कवरी हुई, इसका नाम रखा गया है मैप्सिक, मैसिव ऑस्ट्रेलियन प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन इंपैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, कब बना था ये बना था भाई आपका ईडिया केरन पीरियड के दौरान। ईडिया केरन पीरियड का मतलब होता है 650 मिलियन से लेके 538 मिलियन ईयर्स अगो। ये वो जमाना था जब धरती पे पहली बार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हुए थे। इससे पहले तो ये बैक्टीरिया ही रहते थे सिंगल सेलुलर, ये बाद में जो है वो बन के तैयार हो गए। ये कैसे पता चला यहाँ पे क्रेटर है? ये पता चला है वहां पे रॉक सैंपल से। जो रॉक्स के सैंपल लिए हैं उनके अंदर हमें जो है स्यूडोथेटेसिट ब्रैका मिला है। ये मेल्टेड रॉक्स होती हैं। तो भाई जब इतना बड़ा इंपैक्ट होगा तो हीट जनरेट होती है, और वहां की जो लोकल रॉक्स होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, उसको ब्रैका बोलते हैं, ब्रैका। ये वहां पे पाई गई। दूसरा, वहां पे कुछ शॉक मिनरल्स पाए गए। जो मिनरल्स का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, उनके ऊपर प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो जाती हैं। और वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ इरिडियम भी पाया गया। इरिडियम यूजुअली मीटोराइट के अंदर पाया जाता है, मीटोराइट्स के अंदर पाया जाता है, ये भी वहां पे पाया गया। तो इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये क्रेटर इंपैक्ट उस समय यहाँ पे हुआ होगा। तो बस आपने नाम इसका याद रखना है, लोकेशन इसकी याद रखनी है, बाकी तो नॉर्मल ही है। चलिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ऐसी मिसाइल जो मोर देन 5500 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल कर सकती हैं, उसको आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हो। कभी कभी ये आपको 3500 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही ठीक है, बेसिकली अलग अलग कंट्री अलग अलग इसको मानती हैं। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 5500 किलोमीटर कर सकती हैं। चाइना ने अभी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। सबने इसको क्रिटिसाइज किया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने सबने चाइना को भर भर के क्रिटिसाइज किया है। चाइना का कहना है कि देखिए भाई, आप क्यों हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये तो हमारा रूटीन टेस्ट है। जबकि चाइना ने पिछला टेस्ट 40 साल पहले किया था, फिर भी उसको रूटीन कह रहा है। खैर, चाइना की माया है, चाइना ही समझ सकता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन चाइना ने ये टेस्ट करने से पहले जापान को एडवांस में इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अब जापान तो रोक तो सकता नहीं, इन्फॉर्मेशन दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो। और ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली, ये अपने साथ न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकती है। तो इसकी वजह से अब जो वेपन रेस है पूरी दुनिया में वो और ज़्यादा डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो बेसिकली चाइना ने एक सिंबॉलिकल वार्निंग दिया है, थ्रेट किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि भाई थोड़ा सा अपनी लिमिट में रहें, ठीक है, हम भी कम नहीं हैं, ठीक है। ये देख लो एक नमूना छोटा सा। तो अब ये रेगुलर होता रहेगा, मतलब आप ये भी समझ लीजिए, अब ये रेगुलर होता रहेगा। तो थोड़ा सा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है भाई ये, और बहुत बड़ी बात है। मल्टीपल वेयर हेड लेके अपने साथ जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकता है, जो कन्वेंशनल वॉर हेड होते हैं उनको भी लेके जा सकता है।
तो क्या चाइना के पास है ये? नहीं, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। रशिया और अमेरिका ने तो बहुत साल पहले ही बना दिए थे, 1950s में ही बना दिया था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक अमेरिकन मिसाइल होती है जिसको बोलते हैं मिनुटमन, ये 13,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। कुछ मिसाइल्स अमेरिका के पास ऐसी हैं जो 18 से 20,000 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। इवन रशिया के पास भी हैं। तो जैसे ये रशिया के पास आती है सैटर्न नाम की, 16,000 किलोमीटर तक जा सकती है भाई। ठीक है, चाइना के पास है जो कि 12 से 15,000 किलोमीटर तक जा सकती है। इंडिया के पास जो अग्नि 5 है वो 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक जा सकती है, और फिलहाल ये टेस्टिंग में चल रही है बेसिकली। तो इस मामले में इंडिया थोड़ा सा पीछे है। लेकिन इंडिया को 12,000 किलोमीटर जाने की जरूरत भी तो नहीं है ना। आप ये भी तो चीज़ देखिए, हमारा टारगेट है भाई चाइना या इधर से पाकिस्तान। तो तो क्यों अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करना? अगर हम लोग 8,000 किलोमीटर भी डेवलप कर लेते हैं बेसिकली, वो हमारी नीड्स के हिसाब से काफ़ी है। चाइना को भाई अमेरिका को टैकल करना है, ब्रिटेन को टैकल करना है, यूरोपियन कंट्रीज को टैकल करना है, ऑस्ट्रेलिया को टैकल करना है, तो उसको इस हिसाब से अपनी रेंज बढ़ानी पड़ती है। तो इंडिया के लिए काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए डेफिनेटली हम इसमें आगे एक्सपेरिमेंट करते ही रहेंगे। घोस्ट शार्क न्यूजीलैंड से कुछ 1,000 किलोमीटर दूर ईस्ट कोस्ट पे, जिसे जो है चाथम राइज भी कहा जाता है, ये नाम है उस जगह का, जहाँ पे ये स्पेशल तरह की एक घोस्ट शार्क मिली है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक्चुअली शार्क होती नहीं है। ये शार्क जैसी दिखती है और शार्क फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये शार्क से अलग हो गई थी। तो इसका प्रॉपर शार्क नहीं कह सकते हो, लेकिन इसका नाम अभी भी घोस्ट शार्क के नाम से ही लोग इसको बुलाते हैं। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो ये एक नया स्पीसी हम लोगों ने डिस्कवर किया है, और इसका नाम रखा गया एविया। तो जिन भाई साहब ने इनको डिस्कवर किया है, उनकी दादी जी का नाम था एविया, या फिर लैटिन में दादी को ही कहते हैं नेविया, एविया। तो उसके लिए इसका नाम रखा गया है। अगर आप देखेंगे, इसकी चोंच सी थोड़ी आपको नज़र आती है, इसको स्नाउट बोलते हैं। इसकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी होती हैं, तो लार्ज आइज हैं। इसको स्टडी करना उतना आसान नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी डीप वाटर्स में रहती है, 2-3 हज़ार फीट मीटर नीचे रहती है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। जो मेल मैच्योरिटी है वो 50 सेंटीमीटर पे आ जाती है, फीमेल की जो मैच्योरिटी वो 70 सेंटीमीटर पे आ जाती है, और 15 साल तक का भाई इनका लाइफ स्पैन होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको याद रखनी है। इनका जो स्पाइन होता है, स्पाइन, वो वेमनस होता है, लेकिन इतना भी वेमनस नहीं होता किसी को मार सकता है। ठीक है, अपने डिफेंस पर्पज़ के लिए वो थोड़ा ठीक ठाक से रहता है। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखें। तो यहाँ पे साफ साफ लिखो इट इज़ नॉट अ शार्क। तो एग्जाम में आपसे सवाल ऐसे ही पूछने वाला है वो, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शार्क, ऐसे पूछेगा। या फिर ऐसा भी दे सकता है, एक तरफ आपको मरीन एनिमल का नाम दे देगा, और दूसरी तरफ आपको बोलेगा भाई ये शार्क है, ये फिश है, ये मैमल है। ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है यूपीएससी कई बार, छोटे छोटे। तो रादर देन गोइंग टू मच ऑफ डिटेलिंग ऑफ दिस आर्टिकल एंड मेमोराइजिंग एवरी फैक्ट अबाउट दिस फिश, तो आप 2-3 चीज़ें याद रखें, कहाँ पे मिला। ठीक है, इट इज़ नॉट अ शार्क ऑल्सो। ठीक है, और ये लीस्ट कंसर्न्ड है, IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। तो वो 2-3 चीज़ आपको इसमें याद रखनी रहती है एग्जाम के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।